हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आइंस्टाइन्स इक्वेशन देखा था फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट मैं एक बार फिर से शुरू से बता रहा हूँ क्या होता है। अब मैं थोड़ा सर्किट जो है वो सिंपल बना के दे देता हूँ। ये है आपका एमिटर, ये है आपका कलेक्टर, दे आर कनेक्टेड यूजिंग ये यहाँ पे मैं माइक्रो एमिटर लगा देता हूँ और यहाँ पे वो कम्यूटेटर सर्किट है एंड दिस इज़ योर rheostat through which we are giving variable potential difference। ठीक है, अब ये ठीक है, ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली आप एज्यूम कर लो कि ये ऐसा ही सर्किट है। ये मैंने पूरा डिटेल में नहीं बताया, ये कम्यूटेटर है, बस ये याद रखना। कम्यूटेटर का काम होता है टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट्स। तो फिलहाल वी हैव दिस इवैक्यूएटेड ग्लास चेम्बर और इस ग्लास चेम्बर में देयर इज़ अ विंडो और ओपनिंग थ्रू विच वी कैन पास लाइट। दिस इज़ योर एमिटर, दिस इज़ योर कलेक्टर। अब देखो, अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे ये होता है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी यानी उसे हमने नाम दिया है न्यू नॉट, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। So the frequency of light must be greater than threshold frequency। अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। पहले देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन द एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू। ठीक है, तो ये फोटोन यहाँ पे गिरेगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरेगा। इलेक्ट्रॉन को इस मेटल प्लेट से बाहर जाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन, जनरली डिनोटेड बाय सिंबल फाई। सो अब एच न्यू, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई तो वो बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद अगर ये एच न्यू ग्रेटर देन फाई है, ठीक है, सो इतनी जो एनर्जी है एच न्यू माइनस फाइव, देखो पहले फोटोन में जो एनर्जी थी वो इतनी है, ये पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र की जाती है। ये पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र की जाती है, उसमें से इतनी जो एनर्जी है फाई, दैट इज़ यूज्ड टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से बाहर तो आ गया, बट इफ़ एच न्यू इज़ ग्रेटर देन फाइव, इफ़ एच न्यू इज़ ग्रेटर देन फाइव यानी इलेक्ट्रॉन के पास अभी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, दैट एनर्जी इज यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। ये है आपका आइंस्टाइन इक्वेशन। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि इसी के ऊपर मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में रहेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं है, थोड़ा बहुत और बचा है, दैट इज़ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, बट वो भी एक छोटा सा एक इक्वेशन है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये है आपका आइंस्टाइन्स इक्वेशन और उसके ऊपर कुछ पोस्टुलेट्स भी हम कल डिस्कस कर रहे थे। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे फिर से बतानी है, वो ये है कि इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मेटल प्लेट से बाहर आने के बाद। अब मुझे क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे एंड फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, दैट मीन देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी देयर इज़ अ करंट विच इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग माइक्रोमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस हम ये मेथड से यूज़ करेंगे, मेजर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। और अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है ये कि मैं इस करंट को रोकना चाहता हूँ। फ़िलहाल के लिए क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मैं इस करंट को रोकना चाहता हूँ। करंट को अगर मुझे रोकना है तो मुझे इसको नेगेटिव करना पड़ेगा और इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा। बाय यूजिंग दिस कम्यूटेटर मैं ये पोलैरिटी को अपोजिट कर दूंगा। बट फिर भी नेगेटिव किया इसका मतलब ये नहीं है कि करंट फिर रुक जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के पास उतनी काइनेटिक एनर्जी है सो दैट इट कैन ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन बाय दिस प्लेट, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो रुकेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टिल
मूव थ्रू द सर्किट, यानी आपको अभी भी करंट मिल रहा होगा, तो देयर हैज़ टू बी सम निगेटिव वोल्टेज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वोल्टेज और बढ़ाना पड़ेगा, निगेटिव वोल्टेज गिवन टू दिस प्लेट, कलेक्टर प्लेट, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इलेक्ट्रॉन्स को वो अभी रोक देगा। उस वोल्टेज को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इट इज़ द पोटेंशियल एट विच द करंट इज़ ज़ीरो। अब ये वोल्टेज किस पे डिपेंड रहेगा, ऑब्वियसली इस काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहेगा। जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव होगा उतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी रहेगी, एंड इट कैन ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन बाय द नेगेटिव प्लेट। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो दैट्स वाई अब ये एनर्जी के बारे में भी हमने कल डिस्कशन किया था कि मान लो ये दो प्लेट्स है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छोड़ दिया मैंने, नेगेटिव प्लेट से मैंने छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे वो स्टेशनरी है, मैं थोड़ा ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ। ये एक प्लेट है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही हाथ से यहाँ पे रख दिया, पॉसिबल नहीं है, बस इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही हाथ से यहाँ पे रख दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स दिस पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे और ये दो प्लेट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू V, दैट इज इक्वल टू V। तो हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन, सो एनर्जी गेन्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन इज E इंटू V, बिकॉज V क्या मतलब क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, वर्क डन यानी एनर्जी ही होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क किया गया दैट इज E इंटू V, और ये जो वर्क है दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक आने से पहले, यहाँ तक आने तक इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी भी एनर्जी है इतनी E इंटू V काइनेटिक एनर्जी रहेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट इज E इंटू V। तो ये हम बात कर रहे थे एक जनरल केस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आपने रखा है एक जगह पे, और नाउ इट इज़ एक्सेलरेटेड बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस। पर यहाँ पे केस हम उल्टी करने वाले हैं। यहाँ पे क्या करना है, मुझे उस इलेक्ट्रॉन को रोकना है, उसको एक्सेलरेट नहीं करना है। उसके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई उसके पास, ये इसकी वजह से आई, फोटोन की वजह से। अब मुझे उसको रोकना है तो मुझे बस उल्टा करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन रुक रहा है बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल, इसका मतलब ये है दैट द नेगेटिव पोटेंशियल V E into V naught, where V naught is the stopping potential, is equal to काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस कंसेप्ट के आधार पे आप ये अभी आपको समझ में आ सकता है, और ये भी आपको पता चल जाएगा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और इसी के कारण जब हमारी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी तो हमने तीन ग्राफ प्लॉट किए थे, बट तीनों ग्राफ का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो एक ही था। आपको याद होगा ये ऐसा एक ग्राफ हमने कल देखा था, तो तीनों ग्राफ एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये था V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये I1 इंटेंसिटी, I3। तो यहाँ पे इसका मतलब ये था कि इंटेंसिटी I3 पे करंट ज़्यादा है, यानी यहाँ पे I3 इज़ मैक्सिमम, सो I3 इज़ ग्रेटर दैन I2 इज़ ग्रेटर दैन I1। पर तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने भले ही इंटेंसिटी चेंज कर दी है बट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को हमने सेम रखा है, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया। जो कि फ्रीक्वेंसी को आपने चेंज नहीं किया है, आपकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि वर्क फंक्शन इज़ कांस्टेंट फॉर गिवन मेटल को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी कांस्टेंट है तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V नॉट वो भी सेम रहेगा, इसलिए तीनों ग्राफ एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि ये ग्राफ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकते हैं, डिस्कशन के लिए आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। इसलिए ये जो ग्राफ हमने कल डिस्कस किया, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे,
वो आपको फिर से एक बार पढ़ लो, जो मैंने अभी बताई है बस एक रिवीजन थी आपके लिए, बाकी कुछ नहीं था। इसके बाद ये काइनेटिक आइंस्टाइन का इक्वेशन हमने देख लिया था, और ये आइंस्टाइन के इक्वेशन के ऊपर कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। मेरे ख्याल से 7 पॉइंट हो गए हैं पेज नंबर 312 एंड 313 के। नाउ लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर, कौन सा पॉइंट है ये, पॉइंट नंबर 8। तो पॉइंट नंबर 8 कुछ इस प्रकार से हैं। अभी जो इक्वेशन हमने आइंस्टाइन का देखा था तो वो था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h न्यू माइनस 5। फिर से एक डाउट होगा आपके मन में कि ये बार बार मैं मैक्सिमम क्यों लिख रहा हूँ, ये मैक्सिमम क्या प्रकार है। मैक्सिमम बेसिकली क्या है, ये आपका एमिटर प्लेट है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं वो सिर्फ सरफेस से बाहर आ रहे हैं, ये भी डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में किया था। कुछ इलेक्ट्रॉन्स थोड़े इनर साइड से आते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े इनर साइड से आते हैं बाहर, तो उनमें उतनी एनर्जी नहीं रहती जितनी सरफेस से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स में रहती है, क्योंकि सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है टू कम आउट फ्रॉम द सरफेस। तो इसलिए ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इट इज़ फॉर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर देयर ऑन द सरफेस ओनली। और जो थोड़े इलेक्ट्रॉन्स अंदर है तो उनमें उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज़ h न्यू माइनस 5। सो अभी हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑल्सो इक्वल टू EV0। देयरफॉर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। सो EV0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस 5। सो V0 इज इक्वल टू h बाई E न्यू माइनस 5 बाई E। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ mx प्लस c के साथ, तो यहाँ पे ये दिखाई देता है कि इफ़ आई प्लॉट अ ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ये है फ्रीक्वेंसी और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और इसका जो स्लोप रहेगा दैट स्लोप इज इक्वल टू h अपॉन e। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको CET में आ सकता है, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ ग्राफ प्लॉटेड फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आपका जो स्लोप रहेगा दैट विल बी h बाय e। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज क्वेश्चन पॉइंट नंबर 9। तो पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो मैक्सिमम एनर्जी है ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है दैट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। और एक पॉइंट है वहाँ पे, द करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। देखो क्या है, बेसिकली करंट हमने देखा था पिछली बार कि करंट, एक मिनट मैं ये मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, तो इसमें दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो इफ आई इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि ये हमने देखा था कि इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। जितने ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर पड़ेंगे, क्योंकि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये 1:1 रिलेशन आप याद रखना, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक और ग्राफ हमने देखा था, फिर से वही ग्राफ देखते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ड्रॉ किया था, ये वाला। तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है ये हम बढ़ा रहे हैं, और एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी को मैंने कांस्टेंट रखा। अब यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है। तो देखो जब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमिटर प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट, तो यहाँ पे करंट मेरा बढ़ रहा है। अगेन हियर वी हैव करंट, दिस इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ये मैंने कांस्टेंट रखी, या फिर ये दिखा ही नहीं तो भी चलेगा, आई बेटर आई रिमूव इट।
तो दिस इज़ पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज़ करंट। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, बट एट अ पर्टिकुलर वैल्यू आफ्टर पर्टिकुलर वोल्टेज करंट विल बी कांस्टेंट, और इसको हमने कहा था सैचुरेशन करंट। और ये भी मैंने बताया था कि ये क्यों कांस्टेंट है। ये इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि ये जो ग्राफ प्लॉट किया आपने, इसमें आपने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है। तो इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है इसलिए क्या हो रहा है, अभी ध्यान से सुनो। ये एमीटर प्लेट है, ये है आपकी कलेक्टर प्लेट, ये लाइट आ रहा है इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर पड़ रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, क्योंकि क्या कहा मैंने, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इनर साइड से भी आ रहे हैं, तो हो सकता है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक ना पहुँचे। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को भी अगर यहाँ तक पहुँचाना है तो मुझे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्सिलरेटेड। तो यहाँ पे जो करंट इनिशियली बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम द करंट इज इन सैचुरेशन। क्यों? उसका कारण ये है कि अगर मेरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो मान लो 100 फोटॉन्स आ रहे हैं, तो मैक्सिमम एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 100 ही रहेंगे, 100 के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। तो भले ही मैं यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा दूँ, बट करंट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो दोनों का मतलब क्या है कि योर वैल्यू ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस। बट अगर मैं सैचुरेशन करंट की बात करता हूँ, तो सैचुरेशन करंट जो है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे ही रहेगा। यानी अगर वहाँ पे बात होती है कि मान लो आपका सैचुरेशन करंट है, तो सैचुरेशन करंट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वोल्टेज बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ेगा नहीं। तो सैचुरेशन करंट को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। कल ऐसे ग्राफ हमने जो देखे थे, ये वाले ही, तो ये अलग अलग इंटेंसिटी को थे। तो यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी है। तो सैचुरेशन करंट को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको यहाँ पे इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और नॉर्मल सैचुरेशन करंट से पहले का जो करंट है, यानी दैट मीन्स करंट लेस देन सैचुरेशन करंट, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज दैट करंट, तो आपको इंटेंसिटी एक पर्याय है, या फिर दूसरा है यू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस। बट एक बार आपका सैचुरेशन करंट आ गया तो आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो भी करंट बढ़ेगा नहीं। ये कुछ चीज़ें पॉइंट नंबर 9 में दिए, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही इसको एलाबोरेट किया है। कोई भी कन्फ्यूजन है इसमें तो आप पूछ सकते हो। हालांकि हम सिर्फ यही 2 टॉपिक, यही इक्वेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये और ये, इससे ज़्यादा हम कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उन्होंने जो बात की है यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट्स हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा अभी बोल नहीं सकते, या फिर स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह वगैरह ऐसा कुछ आपको पूछा जा सकता है। हालांकि इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे, एक तो वो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इसके ऊपर, या फिर व्हाट इज़ आइंस्टाइन्स इक्वेशन, व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको आ सकती है। ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये ऐसे ग्राफ जो है, ये जो हमने देखे थे, ये वाला और ये वाला, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये इतना ज़्यादा डिस्कशन मुझे नहीं लगता पूछा जा सकता है। हाँ, इसको आप कैरेक्टरिस्टिक में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो 8-9 पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा शॉर्ट करके आपको लिखना पड़ेगा कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि पेज नंबर 312 एंड 313 पे उन्होंने डिस्कस की है। बढ़ते हैं आगे। देन वी हैव, उन्होंने ना एक मेरा सजेशन है, पता नहीं आपने अभी तक फॉलो किया है कि नहीं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको सभी को पढ़ने हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं वो पढ़ने हैं, क्योंकि आगे एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल के ज़रिए उन्होंने ये बताया है, पूछा उन्होंने ऐसा है कि हमें फोटॉन्स दिखते क्यों नहीं है, इफ़ दे आर पार्टिकल तो हमें दिखते क्यों नहीं है। तो उन्होंने ये प्रूव करके दिया है कि नंबर ऑफ़ फोटॉन जो रेट ऑफ फॉलिंग है, रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ नंबर ऑफ़ फोटॉन्स, तो जिस रेट से नंबर ऑफ़ फोटॉन्स गिर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। हमारी आंखें इतना ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, इसलिए हमें फोटॉन्स नहीं दिखते। तो वो न्यूमेरिकल के ज़रिए उन्होंने प्रूव करके दिया, उन्होंने वैल्यूज़ ढूंढी है और फिर बताया कि ये नंबर बहुत ज़्यादा है एंड वी कैन नॉट सी सच लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फिर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा टेबल दिया है आपके बुक में, पेज नंबर है 314।
तो पेज नंबर 314 पे जो टेबल दिया है, टेबल है 14.2, उसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं कि वाई वी हैव टू कंसिडर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हमें वेव नेचर ऑफ लाइट, हम वेव नेचर ऑफ लाइट क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहला पॉइंट है, ये जो टेबल है पेज नंबर 314 पे, इसको आपको देखना पड़ेगा। पहला ये एक्चुअली हमने डिस्कस कर लिया है, बट समरी में उन्होंने देखे ये बहुत अच्छा काम किया है, तो आप इसको देख सकते हैं। पहला पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, ये टेबल 3 कॉलम्स में है, ऑब्जर्वेशन, वेव थियरी एंड फोटो ऑन पिक्चर। यानी जो ऑब्जर्वेशन है वो वेव थियरी में और पार्टिकल नेचर में किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड एज सुन एज द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। कल हम पिछले लेक्चर में हमने टाइम लैग की बात की थी। तो ऑब्जर्वेशन है आपका, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड एज सुन एज द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। तो वेव थियरी के हिसाब से वेरी इंटेंस लाइट इज नीडेड फॉर इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप वेव थियरी की बात कर रहे हो और आपको मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, निकालना है बाहर, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस लाइट की ज़रूरत पड़ती है। बट प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की ज़रूरत नहीं है। ये पहला रीज़न है कि वेव थियरी हम कंसिडर नहीं कर रहे। फोटोन पिक्चर में क्या देखा, ओनली 1 फोटोन इज नीडेड टू इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इज इंस्टेंटेनियस ऑन कोलिजन। यानी as soon as the electron receives that photon, electron will immediately come out from the metal surface। तो इसीलिए अब फोटोन पिक्चर जो है, यानी फोटोन नेचर जो है, दैट इज सपोर्टिंग द इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे टाइम लैग इज, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड गेटिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दोनों में कोई भी टाइम लैग नहीं है। जैसे लाइट गिरेगी तुरंत आपको करंट मिलेगा। बट अगर हम वेव नेचर को कंसिडर करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, very low intensity of incident light is also sufficient to generate photo current। लो इंटेंसिटी शुड नॉट गिव फोटो करंट। ये कहाँ दिया है, वेव थ्योरी। अगर मैं वेव थ्योरी को कंसिडर करता हूँ तो वेव थ्योरी के हिसाब से लो इंटेंसिटी यानी लो एनर्जी, वेव थ्योरी के हिसाब से लो इंटेंसिटी यानी लो एनर्जी। तो लो एनर्जी है तो वहाँ पे तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा ही नहीं। पर ऑब्जर्वेशंस क्या कह रहे हैं, जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है वो क्या कह रहा है, लो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मीन्स लेस नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड नॉट लो एनर्जी फोटॉन्स, हेंस लो करंट विल बी प्रोड्यूस। यानी यहाँ पर भी आपको करंट मिल रहा है। तो इसलिए दूसरा कारण है हमें यहाँ पे पार्टिकल नेचर को कंसिडर करना पड़ रहा है। तीसरा पॉइंट, हाई इंटेंसिटी गिव्स लार्जर फोटो करंट मीन्स हायर रेट ऑफ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जैसे हमने देखा कि इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। हाई इंटेंसिटी मीन्स हायर एनर्जी रेडिएशन एंड देयरफॉर मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मिल रहा है बराबर। हायर इंटेंसिटी मीन्स मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, more number of photon incident in unit time, therefore more number of electrons are emitted in unit time, hence photo current is larger। Increasing the intensity has no effect on electron energy। वेव थ्योरी के हिसाब से अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए। बट ऐसा देखा नहीं गया। क्या देखा गया है कि इंटेंसिटी ज़्यादा होने से करंट तो बढ़ रहा है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी नहीं बढ़ रही, उनकी एनर्जी तो सेम ही है। हायर इंटेंसिटी शुड मीन्स इलेक्ट्रॉन इमिटेड विथ हायर एनर्जी। हायर इंटेंसिटी मीन्स हायर नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज सेम एज इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। तो कुछ प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं उस हिसाब से तो एनर्जी बढ़ नहीं रही है, भले ही आपकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। ये एक कारण है कि वेव थ्योरी हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। अब मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नीडेड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट टू स्टार्ट। जैसे आपने लाइट इंसिडेंट किया तो तुरंत आपको करंट मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है इट शुड बी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। तो वेव थियरी के हिसाब से लो फ्रीक्वेंसी लाइट शुड रिलीज इलेक्ट्रॉन्स बट वुड टेक मोर टाइम। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा खास ऐसा स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन हमें दिखाई नहीं देता रिगार्डिंग वेव थियरी। तो उसके सामने अ फोटोन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी लाइट विल नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। तो दोनों थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट ज़्यादा क्लियर ये दिखता है क्योंकि ये जो फोटोन नेचर है, फोटोन पिक्चर है, इसमें ये पता चलता है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लेस दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलेगा नहीं। आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी शुड इंक्रीज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी शुड नॉट डिपेंड ऑन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ये कौन कह रहा है? वेव थ्योरी। बट प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन यानी फोटॉन्स का जो पिक्चर है वो क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ फोटोन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स रिसीव मोर एनर्जी विच रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो जो ऑब्जर्वेशन हमने प्रैक्टिकली देखे वो सारे के सारे कौन सेटिस्फाई कर रहा है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यानी फोटोन पिक्चर। और वेव थ्योरी के हिसाब से ये पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, पर वो पॉसिबल हो चुकी है। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए गए हैं कुछ चीज़ें, तो वो मिल रहे हैं हमें, यानी इसीलिए हमें यहाँ पे लाइट को एज अ पार्टिकल नेचर में कंसिडर करना पड़ रहा है। सो ये था ये डिस्कशन टेबल में, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दिया है। ठीक है, फिर से वही बात उन्होंने यहाँ पे रिपीट की है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये हेडिंग आपको दिखाई देगा पेज नंबर 314 पे। तो ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्यों कंसिडर करनी पड़ रही है, यही थोड़ा सा डिस्कशन उन्होंने किया है। थ्योरेटिकल डिस्कशन है पूरा, और वो यहाँ पे उन्होंने किया है। तो अब क्या बता रहे हैं वो लोग, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक नाम दिया गया है कॉम्पटन इफेक्ट। यस, सो व्हाट इज़ कॉम्पटन इफेक्ट? तो कॉम्पटन ने क्या किया? कॉम्पटन एक साइंटिस्ट था, तो उसने क्या किया? ही बम्बार्डेड एक्सरेज ऑन अ पर्टिकुलर सॉलिड सरफेस। तो उसने एक्सरेज बम्बार्ड कर दिए, ये है एक्सरेज। सो देखो अभी एक्सरे यानी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे वी कैन एज्यूम दैट द एक्सरेज आर हैविंग पार्टिकल नेचर। जैसे लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरेज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं दे आर ऑल्सो हैविंग पार्टिकल नेचर। और ये कैसे प्रूव किया गया वो भी ज़रा से ध्यान से सुन लो कि जैसे ही एक्सरेज उसने बम्बार्ड कर दिए तो ये एक्सरे का स्कैटरिंग हो गया। तो उसने ये देखा जो स्कैटर्ड एक्सरेज है, ये स्कैटर्ड एक्सरेज में जो इनिशियल वेवलेंथ उसको मिली वो लैम्डा, एक जगह पे उसको इनिशियल वेवलेंथ लैम्डा ही मिली जो पहले थी, लेकिन एक जगह पे उसको वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा मिली, एक जगह पे उसको वेवलेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा मिली। ऐसा क्यों हुआ? तो उसने बताया कि इफ़ द लाइट इज़ बिहेविंग एज इफ़ इट इज़ हैविंग पार्टिकल नेचर, तो यहाँ पे ये जो फोटॉन्स है उनका मोमेंटम चेंज हुआ ड्यू टू कोलिजन। मोमेंटम ऑफ सम फोटॉन्स has decreased, momentum of some photons has decreased। मोमेंटम डिक्रीज हुआ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हुई है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है, आई मीन एनर्जी ऑफ फोटोन डिक्रीज हो गई है तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हुई। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना यानी वेवलेंथ का बढ़ना। सो देयर इज़ अ शिफ्ट इन वेवलेंथ एट सम पॉइंट। कुछ जगह पे उसने ये ऑब्जर्व किया कि एक जगह पे सेम वेवलेंथ मिल रही है लेकिन एक जगह पे सेम वेवलेंथ नहीं मिल रही। तो ये वेवलेंथ सेम क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वहाँ पे उन इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम चेंज हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन मोमेंटम देयर इज़ अ चेंज इन एनर्जी। एनर्जी चेंज हो रही है, इसका मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड हेंस वेवलेंथ भी चेंज होगी। एंड दिस चेंज इन वेवलेंथ यहाँ पे कुछ तो बताया गया है कि इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्पटन शिफ्ट। वो जो ग्रीन बॉक्स है ना पेज नंबर 315 पे, ये ज़रा सा आप पढ़ लो और यहाँ से ये पता चलता है। अब मोमेंटम है तो मोमेंटम वेव्स का तो नहीं होता, तो मोमेंटम किसका होता है? पार्टिकल्स का होता है, मैटर का होता है। तो यहाँ से उसने ये प्रूव किया कि लाइट इज़ हैविंग पार्टिकल नेचर एज वेल। कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि जब हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको लाइट का नेचर, वेव नेचर ही कंसिडर करना पड़ता है। और जब हम ये क्वांटम शिफ्ट देखते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं तो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि हम वेव नेचर को कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि वेव नेचर के हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है तो वो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड टेक सम टाइम फॉर दैट इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इसलिए वेव नेचर को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कंसिडर इट एज इफ हैविंग पार्टिकल नेचर। तो कुछ जगह पे वेव नेचर डोमिनेट करता है, तो कौन सी जगह पे वेव नेचर डोमिनेट करता है? वो है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन।
यहाँ पे वेव नेचर डोमिनेट करता है, कुछ जगह पे पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है, वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दिस कॉम्पटन इफेक्ट जो कि ग्रीन बॉक्स में दिया है, बट थ्योरेटिकल पता नहीं वो पूछा जाएगा कि नहीं, वो थोड़ा डाउटफुल हूँ मैं, बट ठीक है उन्होंने दी है थोड़ी बहुत जानकारी, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने यहाँ डिस्कशन उसका किया है। यही डिस्कशन किया है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि कुछ जगह पे वेव नेचर डोमिनेट करता है और कुछ जगह पे पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है। तो हम बोल सकते हैं कि लाइट इज़ हैविंग बोथ नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, और इसलिए ये हेडिंग का जो नाम दिया है द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बस बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है फोटोसेल। फोटोसेल के बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है आपका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो मेरे ख्याल से उसके बाद ये चैप्टर में कुछ खास है नहीं, चैप्टर बहुत ही छोटा है। सो इन कमिंग 1 or 2 लेक्चर्स आई विल फिनिश दिस टॉपिक। तो अभी के लिए बस इतना ही।